नमस्कार विद्यार्थियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नए विषय रखे गए हैं, नए पाठ्यक्रम रखे गए हैं, उसमें समाजशास्त्र बीए सेकेंड ईयर में समाजशास्त्र विषय पे सामाजिक शोध विषय रखा गया है। प्रथम प्रश्न पत्र के तहत उसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे चर्चा करूँ, अंतरानुशासनीय अभिगम। जी हाँ, प्रत्येक विज्ञान एक विशेष दृष्टिकोण से मानव का अध्ययन करता है। जितने भी विज्ञान हैं अपने अपने दृष्टिकोण से मानव का अध्ययन करते हैं। जब हम देखते हैं अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र मानव की उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके माध्यम से, जिन क्रियाओं के माध्यम से वो धन अर्जन करता है और धन का व्यय करता है। जैसे मैंने बाजार में जाके किसी चीज़ की खरीद फरोख्त की तो दुकानदार ने धन अर्जन किया और मैंने धन व्यय किया। वहीं मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं, मनोविज्ञान हमारे मन मस्तिष्क की जो मानसिक क्रियाएं से संबंधित होता है। राजनीति शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो वो राजनीतिक क्रियाकलाप कि जनता को कैसे लुभाया जाए, जनता से कैसे अपने मन की बात की जाए, जनता कैसे हमारे फेवर में रहे, ये चीज़। अब जब समाजशास्त्र को हम जब बात करते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन क्या है, हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में करते हैं। हर व्यक्ति, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम समाज के हर दृष्टिकोण देखते हैं। यहाँ पे सामाजिक दृष्टिकोण के साथ आर्थिक दृष्टिकोण भी सामाजिक हो जाता है, राजनीतिक दृष्टिकोण भी सामाजिक हो जाता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी सामाजिक हो जाता है। ये सारे केंद्र बिंदु जो है मनुष्य के साथ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। अर्थात समाज विज्ञान का केंद्र मनुष्य है। किसी भी अर्थशास्त्र में भी देखिए मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, राजनीति शास्त्र में मनुष्य की राजनीतिक क्रियाएं, समाजशास्त्र में मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष में मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है। ये सारे अध्ययन जो है, इतिहास में भी देखिए आप, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में ही अध्ययन होता है। लेकिन इनके दृष्टिकोण, एटीट्यूड अलग अलग हो जाते हैं, इनके पहलुओं का अलग अलग रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्रत्येक विज्ञान के दृष्टिकोण की भिन्नता के साथ साथ उसकी अध्ययन पद्धति में भी भिन्नता दिखती है। जब आप देखेंगे प्रत्येक समाज के अध्ययन में जब हम करते हैं, सब जितने भी विज्ञान हैं उनके दृष्टिकोण बदलते हैं तो उनके अध्ययन करने की पद्धति भी बदलती है। इसलिए हर विज्ञान की अध्ययन पद्धति अलग अलग होती है। प्रत्येक विषय का अपना इतिहास होता है, उसकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में वो डेवलप हो जाता है, विकसित होता जाता है। इसलिए आज आप देखेंगे प्रत्येक विषय का अपना एक निजी अनुशासन होता है, उसका सेल्फ डिसिप्लिन होता है। कोई भी विषय आप देखेंगे सबका अपना अपना निजी अनुशासन होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उसकी अपनी मौलिक फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं, मौलिक अवधारणाएं होती हैं, उसकी अपनी सब्जेक्ट मैटर होता है और जिसके आधार पे विद्वान लोग उस विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक अनुसंधान जितने भी हम देखते हैं स्वयं शोधकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं और उनके लिए उसकी एक सीमा रहती है। प्रत्येक अध्ययनकर्ता अपनी समस्या को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा भलीभांति समझता है और उसको शिक्षण और कठोर परिश्रम के माध्यम से विश्लेषित करता है। एक व्यक्ति के ज्ञान की कुछ सीमाएं होती हैं। किसी एक व्यक्ति से आप उसके विभिन्न अध्ययनों में दक्ष होने की आशा नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि ध्रुव कुमार दीक्षित समाजशास्त्र में जितने परफेक्ट चर्चा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, ध्रुव दीक्षित राजनीति शास्त्र में भी कर लें, ध्रुव दीक्षित अर्थशास्त्र में भी कर लें, संभव नहीं है। ध्रुव दीक्षित मनोविज्ञान की चर्चा कर लें, संभव नहीं है। अपराध शास्त्र की चर्चा कर लें ध्रुव दीक्षित उतनी बेबाकी से जैसे समाजशास्त्र की करते हैं, संभव नहीं है। हाँ, अपराध शास्त्र की महेश शुक्ला बहुत अच्छे से बेबाकी से अध्ययन कर सकते हैं। सुरेश राय सोशल वर्क का अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। विनोद रस्तोगी समाज विज्ञान के अंतर्गत थ्योरीज को बहुत अच्छे से बता सकता है। गजानन मिश्रा जी जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग विद्वान जो अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो एक ही व्यक्ति में आपको सभी विज्ञानों के प्रति दक्षता नहीं मिलेगी। विविध पक्षी बहुकार्य की समस्या के अध्ययन के लिए एक से अधिक विद्वान मिलकर कार्य करते हैं, बहुत जरूरी है। एक विद्वान करेगा तो उतना सकारात्मक अध्ययन नहीं कर पाएगा। कुछ सामाजिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके संबंध दो या दो से अधिक समाज विज्ञान से होते हैं, एक से नहीं होता, कईयों से होता है। इन समस्याओं के अध्ययन के लिए विषय को अपनी सीमाओं से बाहर जाके अन्य विषयों से सहायता लेना पड़ती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञानों की प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम सरल तरीके से कह सकते हैं ये सम्मिलित अध्ययन पद्धति ही अंतर अनुशासनात्मक अभिगम है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अर्थात जब एक सामाजिक समस्या के अध्ययन के लिए विभिन्न विज्ञानों की प्रविधियों की एक साथ सहायता ली जाए
तो अध्ययन की उस जटिल विधि को अंतरानुशासनी अभिगम कहा जाता है। अंतर अनुशासन अभिगम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है। देखिए, अनुसंधान की जो रिसर्च टीम होती है वो दो प्रकार से अध्ययन करती है। एक एकल अनुशासनीय दल अनुसंधान, यूनिडिसिप्लिनरी टीम रिसर्च होती है, और दूसरी अंतर अनुशासन दल अनुसंधान, इंटरडिसिप्लिनरी टीम रिसर्च। एकल अनुशासन दल जो है अनुसंधान में एक ही अनुशासन में एक ही डिसिप्लिन में शिक्षित अनुसंधानकर्ताओं का एक दल बना देता है और उससे कहता है कि आप इस अमुक समस्या पे अध्ययन करने को कहा जाता है कि आप इसका अध्ययन करिए। अब ऐसा करना दल के संगठन, अध्ययन की प्रवृत्ति, निष्कर्षों की सार्थकता के लिए तो उपयुक्त है। अब एक अध्ययन की समस्या एक से अधिक अनुशासनों और विषयों से संबंधित हो, अगर वही एक से अधिक अनुशासन हो तो उसके समुचित अध्ययन के लिए विभिन्न विद्वानों, विशेषज्ञों, विधियों की सहायता ली जाती है। और तब ये विभिन्न विद्वान, विशेषज्ञ विभिन्न विधियों की सहायता से किसी समस्या का कुछ अध्ययन करते हैं, तो इसे अंतर अनुशासन दल अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। इसमें दल से आशा की जाती है कि एक समान शोध प्रारूप, एक ही रिसर्च डिजाइन के अनुसार एक दूसरे के उपागम, अप्रोचेस, एटीट्यूड, दृष्टिकोण और अध्ययन पद्धति, रिसर्च मेथोलॉजी को एक साथ परस्पर सहयोग करके स्थापित करें। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा में कई प्रकार के वाद्य यंत्र रहते हैं। एक व्यक्ति गाना गाता है और सब वाद्य यंत्र बनते हैं, तो देखिए उनका तालमेल कितना अच्छे से, कोई पियानो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई सिंथेसिस बजा रहा, तो अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र की आवाज निकलती है वो गाने वाले के बोलों के साथ में उनका समायोजन हो जाता है। ये ऑर्केस्ट्रा है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, अंतर अनुशासनी अभिगम जो है, एक प्रकार से ऑर्केस्ट्रा है। बैरन ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि एक अंतर अनुशासनी दल ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो विभिन्न प्रविधियों और अवधारणा के प्रयोग में ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी ही प्रविधि का प्रयोग करता है और साथ ही साथ अन्य सदस्यों को कार्य के द्वारा प्रस्तुत सीमाओं के संदर्भ में संचार और सैद्धांतिक तत्वों की पुनर्परीक्षा करने के लिए प्रेरित करता है और अंत में प्राप्त निष्कर्षों के लिए सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। इसके देखिए कुछ विशेषताएं हमको समझना होगा। अंतर अनुशासनी अभिगम अनुसंधान की एक प्रविधि, एक मेथड है, ये अलग नहीं है, ये रिसर्च की एक मेथड है। इसके अंतर्गत अनुसंधान कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है, कलेक्टिव रूप से किया जाता है, मिलजुल के किया जाता है। इसमें विभिन्न विशेषज्ञ विभिन्न प्रविधियों, साधनाओं के साथ समस्या का विवेचन करते हैं। मैंने कहा ना, ऑर्केस्ट्रा में सब लोग अपने अपने प्रतिभा दिखाते हैं। तीसरा, विभिन्न विषयों के प्रतिनिधि परस्पर मिलकर काम करना स्वीकार करते हैं और समान अनुसंधान से संबंधित डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करते हैं। चौथा, इसमें शोध में सभी सम्मिलित विशेषज्ञ होते हैं। इसमें ना तो कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा। ये नहीं कि वो बहुत ऊपर है या वो ही सब सर्वश्रेष्ठ, ऐसा नहीं, सब समान होते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठता या निम्नता, उच्चता की बात ही नहीं होती। पांचवा, इसका उद्देश्य उपयोगितावादी, इसका उपयोग उपयोगितावादी होता है। इसका उद्देश्य मतलब कुछ ना कोई उपयोग होना चाहिए। इस प्रविधि का प्रयोग व्याधि शास्त्रीय समस्याओं के लिए किया जाता है। पैथोलॉजिकल जो इश्यूज रहती हैं उनके निदान में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें शोध दल के सभी सदस्य संबंधित समस्या के लिए अनुसंधान करते हैं। अभी कैसे की जाती है, इसके लिए पहले तो आपको शोध प्रारूप का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन करना होगा। एक समिति गठित की जाती है जिसका उद्देश्य अनुसंधान की समस्या के निश्चित करना होता है। अध्ययन विषय की स्पष्टता की जाती है, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करती है, अध्ययन का उद्देश्य का स्पष्टीकरण करती है। फिर दूसरा इसका बिंदु है आवश्यक विषयों और विज्ञानों की भूमिका का निश्चय। मतलब आवश्यक विषय क्या है और विज्ञान क्या, उनकी भूमिका क्या रहेगी, इसका निश्चय करना। समस्या, योजना, क्षेत्र जब हमारा बन जाता है तो हम आवश्यक हो जाते हैं कि हमारे लिए आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उन विषयों को चुनें जिसमें व्यक्ति की सहायता मिलती है और निर्णय लें कि किस सीमा तक इनका हम उपयोग करेंगे। अर्थशास्त्र का कितना करेंगे, राजनीति का कितना करेंगे, समाजशास्त्र का। विभिन्न विज्ञानों के विशेषज्ञों की भूमिका, अब आपके विद्वानों की भी भूमिका आपको तय करना पड़ेगी, उनको चुनना पड़ेगी कि उनसे हम कैसे काम करेंगे। परिणामों का समन्वय, सिंथेसिस ऑफ रिजल्ट, सभी के अलग अलग जो दृष्टिकोण और निष्कर्ष मिलते हैं उनको एक सीमित ज्ञान प्रदान करते हैं, उससे समग्र को एक कंसोलिडेट करके सिंथेसिस ऑफ रिजल्ट, परिणामों का समन्वय करते हैं, उनमें सामंजस्य करना पड़ेगा। इसमें कठिनाइयां भी हैं। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ने सचेत किया था कि सामाजिक अनुशासन
समान स्तर का नहीं है। समाज में डिसिप्लिन सबका समान नहीं होता। विशेषज्ञ दल में संगठित होकर कार्य करने की आदत नहीं है, सभी को एक साथ काम करने की आदत नहीं है, और प्रत्येक अनुशासन एक संकाय के अंतर्गत एक विभाग के इर्द गिर्द ही अपने स्वार्थों की रचना करता है। इसलिए कार्यकर्ता जो विशेषज्ञ अभिरुचि के ऊपर उठ सकें वे प्रायः उपलब्ध नहीं होते। सब में अपने अपने एटीट्यूड रहते हैं। इसकी प्रमुख समस्याएं देखिए जो हैं, अपने अपने विज्ञान को श्रेष्ठ मानना है। मैं कहूँगा समाजशास्त्र श्रेष्ठ है, भाषा वैज्ञानिक कहेगा हमारी भाषा विज्ञान श्रेष्ठ है, अर्थशास्त्र वाला अर्थशास्त्र को, राजनीति वाला राजनीति शास्त्र को। दल में हम की भावना, लैक ऑफ टीम स्पिरिट इन द ग्रुप, जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं विभिन्न का, उनमें हम की भावना का अभाव होता है। वैज्ञानिकों के अपने पूर्वाग्रह और दृष्टिकोण में अंतर होता है। हर विषय का अपना प्रवेश होता है और उसी प्रवेश को महत्व देता है। जिसमें जिसको ज़्यादा उचित नहीं दिखता वो उसको मतभेद होने लगता है, विवाद होता है। चौथा, पृष्ठभूमि में अंतर। इस प्रविधि का संपादन अनेक विद्वान और विशेषज्ञों के माध्यम से होता है, जिसमें सबकी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, सबका अलग अलग, तो उनमें एक मत नहीं होते वो। और देखिए निष्कर्ष में समन्वित रूप नहीं दे पाते। एक ये अंतर आता है पृष्ठभूमि का। निष्कर्षों के समन्वय की, अब देखिए सभी के, अर्थशास्त्र का निष्कर्ष अलग होगा, राजनीति शास्त्र का अलग होगा, मनोविज्ञान का अलग, इन सभी के निष्कर्षों को एक करना एक जटिल समस्या है। सरकारी अर्ध अध्ययन से संबंधित गवर्नमेंट अर्ध सरकारी अध्ययनों में देखने में आता है कि विभिन्न पदों और स्थायी कर्मचारी अपने अपने उसमें सहयोग नहीं करते, लापरवाही प्रदर्शित करते हैं, तो वहाँ पे एक समस्या है। अध्ययन दल की संख्या अगर अधिक हो गई, उसे नियंत्रित करना, उसे काम लेना भी एक कठिनाई है। फिर भी इन समस्याओं के बावजूद अंतर अनुशासनी अभिगम का जो है महत्व कम नहीं है। इस प्रविधि के प्रयोग से इसका महत्व विशेषीकरण इसलिए हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे गुण भी हैं। इस विधि की सहायता से विस्तृत, गहन और सर्वपक्षीय अध्ययन हो सकते हैं। भारत में इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। इससे विभिन्न विज्ञानों के बीच विरोधों की मात्रा समाप्त हो जाती है और उनमें आपस में एकता और सहनशीलता बढ़ती है। इसके निष्कर्ष वैज्ञानिक होते हैं, उनका हम कभी भी पुनर्परीक्षण कर सकते हैं। इन अध्ययनों में ऑब्जेक्टिविटी को प्रोत्साहन, वैश्विकता को प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी बात अगस्टॉम ने भी की थी। ये सिद्धांत जो हैं मूल कारणों की जानकारी और उनके समाधान में सहायता प्रदान करते हैं। इससे सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से ये विधि बहुत ही उपयोगी है। ये तो इसके उपयोग, लाभ, हानि है। अब इसकी सीमाएं क्या होंगी, लिमिटेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की सीमा क्या है? तो इसके द्वारा सामान्यतः व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करना, हमें अप्लाइड प्रॉब्लम का अध्ययन करना चाहिए। गहन और सैद्धांतिक अध्ययन के लिए विधि उतनी सक्षम नहीं, उपयोगी नहीं है। ये व्यय साध्य, इसमें व्यय अधिक होता है, क्योंकि आपको अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को लेना पड़ेगा, तो उनके साथ आपको व्यय अधिक करना पड़ता है। इसमें अध्ययन असंगठित, अनऑर्गेनाइज और अकेंद्रित हो जाता है, केंद्रित नहीं रह पाता, सेंट्रलाइज नहीं, अनकेंद्रित होता है, अकेंद्रित हो जाता है, असंगठित हो जाता है, क्योंकि अलग अलग वैश्विक और वैज्ञानिक अध्ययन में इसके निष्कर्ष मिलते हैं। इस योजना में समस्या का सही हल निकालने के स्थान पर विभिन्न अनुसार जो हमको हल निकालना है, उसका अपेक्षा हम क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में कठिनाई जाती है। सब में हमको कोऑर्डिनेशन करना है, ये समस्या है। इस विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का समन्वय करना कठिन है और दशा में किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसमें कार्यकर्ताओं के बीच एकता की स्थापना भी एक समस्या है। फिर भी इन सभी सीमाओं के, इन सभी लिमिटेशन के बाद में हम ये नहीं कह सकते कि अंतर अनुशासनात्मक अभिगम समाजशास्त्री समस्या के अध्ययन और समाधान के लिए रास्ता नहीं दिखाता। बहुत बढ़िया रास्ता, बहुत बढ़िया मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें स्मिथ और व्हाइट ने तो लिखा है, वास्तव में जैसा कि हम आज और अधिकतर देखते हैं, समाज विज्ञान को वास्तविक रूप में विज्ञान होने के लिए आवश्यक है कि वे साथ साथ मिलकर विकास करें, मतलब एक साथ डेवलपमेंट करें। सी राइट्स मिल्स कहते हैं हमें शैक्षणिक विभागों की जगह उनके विशेषीकरण को दूर करना चाहिए और अपने कार्य को प्रसंग और संवेदिक समस्या के अनुसार उसको स्पेशलाइज करना चाहिए। कोल का सुझाव तो और भी है, वो कहते हैं आज यूनिवर्सिटी में आप अलग अलग डिपार्टमेंट का डाल देते हैं, इतिहास है, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इन सभी के पृथक पृथक विभाग खोलने की जगह पे एक पूरी यूनिट बना दें जिसमें सभी को रख लें, तो सामाजिक अध्ययन के सर्वांगीण विभाग की वो बात करते हैं जीडी कोल। तो वास्तव में अंतर अनुशासनात्मक अभिगम जो है सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है और ये अपने सभी विद्वानों के एक साथ लेकर चलने वाली है। इसके अंतर अनुशासन अभिगम एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है सामाजिक अनुसंधान की। इसका हमको अलग अलग तरीके से प्रयोग करके
विश्लेषण करना चाहिए। आज आपके साथ मैंने बीए सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पर सामाजिक शोध में अंतर अनुशासनात्मक अभिगम की चर्चा की। आप इसको पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। मैंने प्रयास किया कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। आप इसका अध्ययन करिए और चैट बॉक्स में आपको जो भी समस्या है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज